आप देख रहे हैं डेंजर जोन, यानी कि वो जब हफ्ता अब आपको बताते हैं ऐसी कंपनियां जहां पर आप निवेश करें, एक अच्छा रिटर्न कमाएं, लेकिन अब ऐसी कंपनियां जिनसे आप दूर रहें, अवॉइड कर सकते हैं और उनमें निवेश ना करें। लेकिन डेंजर जोन में अपने सभी सहयोगियों से बातचीत करने से पहले आपने अभी कुछ देर पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सुना, वो ये था कि बाजार में जब भी मानसून शुरू होता है पिछले 10 सालों में आमतौर पर बाजार में तेजी आती है, और तेजी आती है तो 10% से ज़्यादा की आती है। इस पर बातचीत कर लेते हैं। सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं और विवेक हमारे साथ मौजूद भी हैं। सौरभ, यूजुअली मानसून के नंबर जैसे हो, लेकिन मार्केट्स को बहुत फेवरेबली चीयर करता है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक इंटरेस्टिंग टॉपिक साक्षी निकाल के लाई थी। बाजार में अब तक 4% का रिटर्न आ चुका है। 10 सालों में मेजरली बाजार तेजी के साथ ही रहता है, और वो भी अच्छी तेजी, 18%, 10%, 12%। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मुझे लगता है कि इस साल में भी हमें तेज़ी का रुख ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून का लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल एग्रीकल्चर जीडीपी जिस तरह से मानसून पैन आउट हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है पूरे ओवरऑल जीडीपी को, इंडिया को तकरीबन 1% से ज़्यादा का बढ़ोतरी मिलेगा अच्छे मानसून होने की वजह से, जिसकी वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा और जो रूरल भारत है वहाँ पर भी अपनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंज्यूमरिज्म बढ़ने से देखिए एफएमसीजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, सभी को एक बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पे बाजार का रुख जो और रवैया जो रहेगा वो पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा। इस साल भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है हमें। जी, तो हो सकता है इस साल भी अच्छी तेजी आती दिखाई पड़े। 4% ऑलरेडी आ चुकी है, हो सकता है कैरी फॉरवर्ड आगे भी हो। तो इस अपडेट पे भी आप नजर रखिएगा। लेकिन अब क्योंकि डेंजर जोन शुरू हो चुका है और मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ मौजूद भी हैं, सबसे पहले साक्षी के पास ही चलते हैं। साक्षी, आपके पास नेगेटिव न्यूज़ होती है रोज, आज कौन से 2 शेयर आप चुन के लाए? शुक्रिया सुमित। शुरुआत करेंगे हम हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर के साथ। मंधाना इंडस्ट्रीज इस शेयर का नाम है। बीते महीने में हमने कई बार इस शेयर को बताया और इन्वेस्टर्स को आगाह किया है इस शेयर से। जब से इसमें रिटेल कारोबार अलग होने की खबरें आई थी, लगातार 12-13 दिनों तक इस शेयर पर लोअर सर्किट लगा था, जिसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिल रही है। और अब IFCI और कोटक के साथ जो बल्क डील्स हुई हैं उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। कई दिनों से गिरावट के बाद आज भी यहाँ पर करीब 5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। अगला शेयर जिसके बारे में बात करेंगे वो है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट का। देखा जाए तो कल IB ग्रुप के 90 से भी ज्यादा प्रेमिसेस पर IT विभाग के छापे पड़े थे, और उसके बाद पूरे ग्रुप में एक वीकनेस देखने को मिल रही थी, और इसके बाद आज भी इस पूरे ग्रुप में कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है। इसी तरीके का आपको बता दें कि 1000 आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो छापेमारी में शामिल थे, और देश भर में कंपनी के दफ्तरों पर यह छापेमारी हुई है, और छापेमारी के बाद यहां पर शेयर पे वीकनेस देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडियाबुल्स रियल एस्टेट अभी फ्लैटिश पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करते हुए नजर आया। 0.60% तक का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन IB वेंचर्स को अगर आप देखें या हाउसिंग फाइनेंस को देखें, सभी में फ्लैटिश नेगेटिव टोन के साथ ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। ये तो मेरे पहले के नाम है। श्योर साक्षी, और यहाँ से लेकर सौरभ, साक्षी ने 2 स्टॉक्स का नाम मेंशन किया है। शी मेंशन मंधाना इंडस्ट्रीज, एक कंसिस्टेंट डाउनसाइड एक ट्रेंड देखने मिल रहा है। जी चलिए, मनोज के ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, लेकिन अदरवाइज सौरभ, जैसे उनका सवाल था मनोज का कि मंधाना और इंडियाबुल्स ग्रुप दोनों में ही नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज हैं, लगातार जारी है, और मंधाना तो इनफैक्ट काफ़ी दिनों चर्चा में है। आप कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों शेयरों पर? देखिए, दोनों ही कंपनियों में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो तो ज़रूर है, लेकिन वो तभी हटेगा जब मैनेजमेंट की थोड़ी कॉन्फिडेंस या थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मंधाना में तो अभी कोई खास क्लैरिटी नहीं आई है रिटेल डिवीजन को लेके, जो उनको अलग करने का है, जिसकी वजह से जो बाजार है वो नाखुश है और कंटिन्यूसली नेगेटिव डाउन सर्किट कंपनी में लग रहे हैं। ट्रेडेबल क्वांटिटी भी काफ़ी कम है। इंडियाबुल हाउसिंग ने कहा है, मेरे ख्याल से कल स्टेटमेंट कंपनी ने जारी किया था कि वो काफ़ी उनके जो सिस्टम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी बाजार की अपनी कंसर्न्स है, क्योंकि इतने बड़े अगर छापे पड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ निकल सकता है। इसको लेके बाजार थोड़ा अनिश्चितता दिखा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक ने थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। अभी मुझे लगता है कि दोनों काउंटर से दूर रहने में ही बेटर रहेगा निवेशकों के लिए। जी, तो अवॉइड करिए फिलहाल इन दोनों शेयरों को, आप इसमें भी निवेश ना करें। न्यूज़ फ्लोज को लेकर क्लैरिटी जैसे जैसे आएगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा, लेकिन फिलहाल क्लैरिटी सब दूर रखें। साक्षी, बाकी बचे हुए जो शेयर्स हैं वो कौन से हैं? सुमित, अगला नाम होगा FTIL का, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। लगातार 2 दिनों से यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। अभी भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ हालांकि यहाँ पर कामकाज हो रहा है, लेकिन कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहाँ पर जिग्नेशा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इसके शेयर्स पर एक वीकनेस देखने को मिली थी। NACL घोटाले में दरअसल जिग्नेशा को यहाँ पर, जो कि फाउंडर है FTIL के, उनको गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वो NACL स्कैम की जो जांच है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, और PMLA को इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ सबूत भी मिले थे। कल इनको PMLA कोर्ट भी ले जाया गया था, उसके बाद भी आज यहाँ पर सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगला शेयर जिसके बारे में बात करेंगे वो है स्टोर वन रिटेल का। यहाँ पर लगातार 4 दिनों से वीकनेस देखने को मिल रही है, और बेयर ग्रिप में आता हुआ शेयर नजर आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते 4 दिनों में 24% के तक की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, और अभी भी फिलहाल 5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है।
विवेक, दो शेयर, एक है स्टोर वन और दूसरा है फाइनेंशियल टेक। न्यूज़ फ्लोज भी हैं और कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी है। आप इन दोनों के चार्ट्स कैसे देख रहे हैं? फाइनेंशियल टेक ओवरऑल काफ़ी बेरिश ट्रेंड में है और हमने देखा कि 95 से लेकर 96 का जो रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है। 4 दिन पहले भी ट्रेडिंग सेशन में इसने 95-96 के लेवल टेस्ट किए, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे लगता है डेफिनेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो फिलहाल इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए और नीचे में ये 81 से लेकर 80 की रेंज फिर से दिखा सकता है। टेक्निकली ये 96 का अगर क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी वीक में अगर 96 के ऊपर क्लोज होता है तभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है 5-10% रिटर्न के लिए, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक स्टोर वन का सवाल है, अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखूँ तो अभी भी जो इसका बुलिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। हालांकि पिछले 240 से लेकर अब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है 175 से लेकर 180 की जो रेंज है ये फिर से एक बाइंग जोन है और यहाँ से स्टॉक फिर से सपोर्ट लेकर एक अच्छा बाउंस हो सकता है। तो जिसकी भी पोजीशन बनी हुई है स्टॉक में 160 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड कर सकते हैं और अगर 190 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो फिर से 220 से लेकर 230 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इसमें। Sure, you can hold on to store one retail with a stop loss of 160, ऐसा विवेक गुप्ता की राय। और यहाँ से चलते सीधा संदीप जो हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने हाईलाइट किए हुए जो एक खराब रिजल्ट्स के चलते हुए एक न्यूज में। संदीप। शुक्रिया मनोज। देखिए, आज के लिए जो कंपनी चुनी गई है वो है उषा मार्टिन की। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये कंपनी मेटल कारोबार से जुड़ी हुई है और इनफैक्ट जब हम बैड रिजल्ट की बात करते हैं तो यूजुअली 3 या 4 क्वार्टर्स को हम ट्रैक करते हैं, लेकिन इस कंपनी का अगर आप देखिए 2 साल से ज़्यादा से अगर आप देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स में जो वीकनेस है लगातार परसिस्ट कर रही है। 9 तिमाहियों से लगातार ये कंपनी देखिए घाटे में है और इनफैक्ट Q4 में अगर आप देखें जो घाटा था वो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो उस पर करीब 2 गुना के आसपास की बढ़त आई थी। ब्याज लागत लगातार इस कंपनी की बढ़ रही है, वो बड़ा चिंता का विषय है। इस कंपनी को लेकर करीब 3600 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है इस कंपनी की बुक्स पे, जो कि अगर आप इनके टोटल मार्केट कैप से कंपेयर करें तो करीब 7-7.5 गुना ज्यादा है। तो वही एक दिक्कत की वजह है जिसकी वजह से आप देखिए लगातार इस कंपनी की जो बुक्स है उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। Q4 को अगर आप थोड़ा डिटेल से देखें, जो मार्जिन थे, ओपीएम्स थे, उसमें भी करीब 50% के आसपास का डिप आया था। 11.04% के मुकाबले 5.68% के आसपास के जो मार्जिन है वो इस कंपनी ने क्लॉक किए थे। तो ओवरऑल देखा जाए एक तरफ आय में गिरावट आ रही है, कर्ज काफी ज्यादा है और जिस तरह का बिजनेस है अगर आप देखें MIP जैसे कदम सरकार की ओर से इसका इंडस्ट्री के लिए उठाए गए थे, लेकिन इस कंपनी को उसका फायदा नहीं देखने को मिला और जिस तरह से कर्ज काफी ज्यादा, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं इनकी जो बॉटम लाइन है उसको पिछले 9 क्वार्टर से लगातार डेंट कर रहा है। और ये कंपनी अगर आप देखिए लगातार 9 क्वार्टर से घाटे में और पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो 28 से 30% के आसपास की गिरावट इस कंपनी ने दर्ज करी है शेयर प्राइस में। तो चलिए, आमतौर पर हम 2 से 3 तिमाही तक देखते हैं नतीजे, लेकिन यहाँ संदीप 9 तिमाही तक ढूंढ रहा है नतीजे, लेकिन 9वीं तिमाही में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा रिलीफ नहीं है किसी भी क्वार्टर के नंबर में जिससे शेयर को कुछ तेजी का रुख मिल सकता। क्या सौरभ, आपकी राय क्या है? उषा मार्टिन, खराब नंबर्स लगातार परसिस्टेंटली और इकलौता और प्राइमा फेसी रीजन इज डेट, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कंपनी विशियस साइकिल में फंस गई है। एक तो जो बिजनेस है, क्लाइमेट है, वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ख़राब चल रही है, ऊपर से बैलेंस शीट लिवरेज होना। तो मुझे लगता है ये स्पायरल से निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑपरेशनली कुछ भी पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा है। तो जैसा अभी इन्होंने बताया, ये जो सिनेरियो है कंपनी के लिए काफ़ी पेसिमिस्टिक है, तो दूर ही रहना चाहिए स्टॉक से। जी, तो यहाँ पे आपको दूर रहने की ही राय दी जा रही है उषा मार्टिन से। करीब 1% अभी भी ऊपर है, लेकिन आप अवॉइड करें इस शेयर को। इसके अलावा अंचल से ही बातचीत कर लेते हैं। अंचल के पास एक ऐसा स्टॉक होता है आमतौर पे जो स्टॉक में एक तेजी तो जोरदार देखी गई है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ भी नहीं होती, फिजल होता है वो स्टॉक। अंचल बताइए, आज कौन सा शेयर आप निकाल के लाए हैं? शुक्रिया। समय देखिए, बीते कुछ दिनों में सीमेंट शेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है बाजार में। सीमेंट सेक्टर से एक स्टॉक है RCC सीमेंट। आप शेयर के चार्ट को देखिए सुमित, ये शेयर 1 साल पहले तक करीब 8.5 रुपए का होता था, वहां से शेयर ने एक तरफा चाल पकड़ी, वॉल्यूम कम रहती है लेकिन एक शानदार तेजी देखने को मिली और अब स्टॉक आ चुका है 20 रुपए के पार। करीब 125% का रिटर्न सुमित इस शेयर ने 1 साल के अंदर दिया और ये नॉर्मली ट्रेजेक्ट्री दिखाई जाती है जहां स्ट्रॉन्ग बैकिंग फंडामेंटल्स होते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग खबर होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है इस कंपनी के साथ। कंपनी के नतीजों की बात करते हैं, बीती 5 तिमाहियों से कंपनी को सच कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुनाफे के नाम पे कंपनी को 1 लाख रुपए की आय जनरेट करती है, वो भी अदर इनकम की वजह से। अदरवाइज अगर आप देखिए Q3 और Q4 ये 2 ऐसे क्वार्टर से लगातार घाटे में रही है कंपनी। एज सच सेल्स नहीं है 2 क्वार्टर से 3
क्वार्टर से कंपनी की कुछ बेच नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम के नाम पर कंपनी कामकाज कर रही है। खर्च कंपनी का ऐसा सच है नहीं, कुछ खरीदती नहीं है, कुछ बनाती नहीं है कंपनी, उसके बावजूद भी शेयर 125% की चाल दिखा रहा है। ये एक ऐसी कंपनी है बिना फंडामेंटल्स के एक तरफा चाल दिखाई जा रही है, और कहीं ना कहीं निवेशक अगर इस चाल को देख के निवेश करते हैं तो डेफिनेटली फंसते हुए दिख सकते हैं। जी, तो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आरसीसी सीमेंट ये अंचल ने चुना है। 20-22 रुपये का शेयर है, ज़ोरदार तेज़ी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन इस कारोबार में कंपनी की जिस तरह फंडामेंटल है, जो कि अंचल ने बताया कि बिक्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में करीब 125% तक का रिटर्न एक साल के दौरान आ चुका है। तो ऐसे शेयर से आप दूर रहें, अवॉइड करें, और अगर आप निवेश करते हो तो वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। रादर विवेक की राय ले भी लेते हैं। विवेक, आरसीसी सीमेंट चार्ट वाइज तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा ये, लेकिन फंडामेंटल बिल्कुल नहीं है, क्या राय देंगे आप? मुझे लगता है ऐसे स्टॉक्स को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। 125% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। हम देखते हैं जो स्टॉक्स में लो वॉल्यूम होता है उसमें अचानक से काफ़ी हाई वॉल्यूम देखने के बाद वो करीबन 1-2 महीने में ही वो स्टॉक 100% तक का भी रिटर्न्स दे देते हैं। ऐसे स्टॉक्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए। अचानक से आप देखेंगे इनमें वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, और जो बायर्स हाई लेवल पे फंसते हैं वो कभी इसे स्टॉक को एग्जिट भी नहीं कर पाते, और इस स्टॉक में 30 से 40% का फर्दर करेक्शन आ जाता है। तो डेफिनेटली स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। श्योर, बट वेरी क्विकली सौरभ, आपकी क्या राय है? आरसीसी जैसे अंचल बता रहे थे 125% ऑड का एक गेन देखने मिला है विदाउट फंडामेंटल्स। कितना इंपॉर्टेंट रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझाना कि ऐसे स्टॉक से दूर रहें? देखिए, इसमें सबसे पहले खास बात तो ये है कि कभी भी कोई आपके सामने कोई ऐसे स्टॉक का नाम आता है जिसको आपने नहीं सुना है, तो आपको पहले ही शक शुबा हो जाना चाहिए, और आपको एक प्रिलिमिनरी ज़रूर उसकी चेकिंग करनी चाहिए। हमारी स्टॉक एक्सचेंजेज है, NSE है, BSE है, वहाँ पर अगर आप स्टॉक को देखें तो कंपनी की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो मुझे लगता है एक निवेशक को इतना खुद से ड्यू डिलिजेंस तो ज़रूर करना चाहिए जब आपने स्टॉक का नाम ही ना सुना और मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी छोटी हो। अगर आप इतना सब कुछ करेंगे तो आप ज़रूर इससे बच पाएंगे, और बिल्कुल आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, कुछ आपको नुकसान नहीं लगेगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। तो आपको आमतौर पे हमेशा ऐसी कंपनियां बताई जाती हैं जहां पे फंडामेंटल काफ़ी साउंड है, अच्छा निवेश हो सकता है, अच्छे मौके तलाश सकते हैं, तो आप उनमें निवेश करें। लेकिन ऐसी कंपनियों को जिनके नाम आपने नहीं सुने, जिनमें स्टोरी कोई डेवलप होने की खबरें आती हैं, जो SMS के जरिए आपके दोस्त यार बताते हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। जब तक उनके फंडामेंटल आप ठीक से ना पढ़ लें, उनके बारे में ना जान लें, तब तक उसमें निवेश ना करें, क्योंकि काफ़ी हार्ड अर्न मनी होती है, इसको आप निवेश करते हैं।